हे हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत सही होंगे आप लोग। तो आज का ये वीडियो है कि हम एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें नीट के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, ठीक है। उसके पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन अराइज करना चाहता हूँ जो आपके मन में भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब आप ही का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको क्या सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर बहुत से सर लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, राइट। वो ये बोलते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, ऐसा क्यों सर, हम बाहर से पढ़ना चाहेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमारे बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन आते हैं। नीट में देखा जाए तो बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन आते हैं? 90। अगर देखा जाए तो अप्रोक्स 5 से 10 क्वेश्चन, मान लो 5 से 10 क्वेश्चन वो बाहर से आते हैं। बाकी बच गए कितने? आपके 80 टू 85 क्वेश्चन। ये कहाँ से आ रहे हैं? एनसीईआरटी से। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है भाई कि आप इस 5-10 क्वेश्चन के लिए क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। इस 5-10 क्वेश्चन को आप छोड़ दो, राइट। आप किसको पढ़ो? 80 टू 85 को। अब जब आपने 80 टू 85 के लिए पढ़ाई की तो नो डाउट ये 5 से 10 भी अपने आप हो जाने वाले हैं। अब कैसे? देखो, हमको हमेशा एनसीईआरटी पढ़ने से पहले हमको जो अपनी रेगुलर बुक्स हैं, जो हमको पढ़ाया जाता है डिटेल में, राइट। कोई भी क्लासेस हो, बड़ी छोटी कोई भी क्लासेस हो, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में हो गए तो महाराष्ट्र के जो आप 12th पढ़ते हो अपनी रेगुलर बुक से या 11th पढ़ते हो अपनी रेगुलर बुक से, वो 90% तक सेम होता है। तो पहले वो अच्छे से पढ़ो क्योंकि उसमें ज़्यादा डीप में है। उसके बाद आप एनसीईआरटी को कवर करो, ठीक है। क्योंकि आपको जब बेस पता होगा तभी तो आप एनसीईआरटी को पढ़ पाओगे। समझ में आ रहा है? नहीं तो एनसीईआरटी आपको अरबिक बुक लगेगी। समझ में आया कि नहीं है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पहले उसको पढ़ना। अब उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर मिल चुका है। क्या आंसर मिल चुका है? कि आप 5 से 10 क्वेश्चन के लिए नहीं पढ़ने वाले, आप 80 टू 85 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। और जब आपका अच्छा प्रिपरेशन होगा तो इस 5-10 में से कुछ ना कुछ तो आप अच्छा कर ही लोगे, ठीक है। मतलब 5-10 में से जो भी है आपका 4-5 क्वेश्चन बन ही जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर 10 हुए तो 5 क्वेश्चन बन जाएगा और 5 हुए तो 2 क्वेश्चन बनने ही वाला है। ओके, ये हो गई बातें किसके बारे में? ये 90 क्वेश्चन की बात की। अब सवाल ये उठता है कि सर 11th और 12th, इसमें दो होते हैं, दो पार्ट होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक 11th की बुक होती है और दूसरी कौन सी होती है? 12th के लिए। देखो, ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो बच्चे भी 11th में हैं या 12th में हैं, जिनको नीट के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है मगर वो प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा 11th और 12th। कई बच्चों का सवाल ये होता है कि सर किस में से ज़्यादा आता है? 11th में से ज़्यादा आता है कि 12th में से ज़्यादा आता है? तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। चीज़ ये है दोस्त कि जो 11th की बुक है और जो 12th की बुक है, इन दोनों में अप्रोक्स 50 का कंट्रीब्यूशन रहता है। कई बार ये 55 टू 45 हो जाता है, कई बार ये 45 टू 55 हो जाता है। मतलब उल्टा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि 70% जो है वो आपका 12 से आ जाएगा, बाकी 30 रिमेनिंग 11 जो है 11 से आएगा। ऐसा नहीं हो सकता, राइट। और ऐसा होता भी नहीं है यूजुअली। अब उसके बाद हम बात करें कि चलो ठीक है सर, हमने ये मान लिया कि आपने बोला कि रेगुलर पहले पढ़ लो। रेगुलर इन द सेंस समझ रहे हो ना? पहले नॉर्मल जो आपको पढ़ाया जाता है, जो आपके क्लासेस में पढ़ाया जाता है, उसको अच्छे से पढ़ लो, फिर एनसीईआरटी को रीड करो, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमने 11th और 12th की सारी चीजें पढ़ ली, मगर हमको सर ये कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम 11th और 12th में हमने तो पूरा पढ़ा जितना पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो हमको कैसे पता चलेगा? देखो, सबसे पहली बात, जब एनसीईआरटी को आप पढ़ें तो उसमें जो लाइन होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा पढ़ना क्या क्या है, मगर उसमें जो लाइन होती है उसको जब आप पढ़ते हैं, ठीक है। सपोज आपने पढ़ा कि विडाल टेस्ट फॉर टाइफाइड, तो आपको यहां से क्वेश्चन अपने मन में राइज करना है कि ओके, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट है? विडाल टेस्ट, ठीक है। समझ गए? तो ये पहला ये होना चाहिए कि जितनी भी लाइन है उनसे देखो, ये क्वेश्चन बनाने का सोचो कि अच्छा इससे क्वेश्चन बन रहा है क्या कोई। अगर वो क्वेश्चन बन रहा है तो सबसे पहले एक और काम क्या करना है आपको, एक हाइलाइटर लेना है और हाइलाइटर से हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को, ये नहीं कि पूरा बुक ही तुमने रंग दिया, होली खेल ली, ऐसा मत करना। हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप क्या करें? हाईलाइट करें। जैसे मैंने आपको बताया, अभी एग्जांपल दिया कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होना चाहिए? विडाल टेस्ट होना चाहिए। तो आपने विडाल टेस्ट को हाईलाइट किया और टाइफाइड को भी हाईलाइट किया। अब टाइफाइड के लिए आप जानते होंगे कि ये साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम से होता है, ठीक है। टाइफी से होता है, सॉरी, साल्मोनेला टाइफी से होता है। तो आपने वो भी मार्क कर लिया। तो ये 2-3 क्वेश्चन बन गए कि अच्छा टाइफाइड ये साल्मोनेला टाइफी से होगा, जो एक बैक्टीरिया है, और साथ ही साथ में क्या है, इसका टेस्ट कौन सा होता है? विडाल टेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल गए। अच्छा, कहने की बात यह है कि एनसीईआरटी में सिर्फ कंटेंट ही पढ़ना जरूरी है। अभी कंटेंट के बारे में और बात मैं करूंगा, चलो बात कर लेते हैं कंटेंट, पहले कंटेंट को निपटाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे इतनी लाइन आपने पढ़ी तो आपने क्या किया, कुछ चीजें छोड़ो,
ये नहीं कि सब पढ़ते जा रहे हो, सब पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें स्पेसिफिक पॉइंट उठाने कौन से हैं। समझ में आ रहा है? तो वो स्पेसिफिक पॉइंट को ही सिर्फ आप हाईलाइट करो और उसी को पढ़ो। कहने का मतलब ये है, सबको मत पढ़ो, जो फालतू है उसको मत पढ़ो। समझ में आ रहा है? अब एनसीईआरटी में कहीं लिखा है डू यू नो, तो उसको भी तुम पढ़ रहे हो, क्या मतलब है उसका? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब बात करते हैं एनसीईआरटी। सपोज ये एनसीईआरटी का एक पेज है ऐसा, तो यहाँ पे साइड में ये ऐसा ऐसा यहाँ पे कंटेंट लिखा रहता है पूरा, और ये जो जगह होती है खाली जगह होती है। अब इस खाली जगह पे क्या करना है, जो आपको चुल मची हुई है कि 5 से 10 क्वेश्चन जो बाहर से आएंगे सर हम उसका क्या करें, तो आप एक काम करो, जैसे तुम एलन में पढ़ते होगे, ठीक है, जैसे तुम बात करो आकाश में पढ़ते होगे या किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो या रेगुलर आप पढ़ रहे हो 11th-12th के लिए, तो आपको जो भी चीज़ें बाहर से बताई जाती हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है और आपको लगता है कि इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, उसको आप इस साइड में लिख सकते हैं। ओके, तो क्या होगा, इसके साथ आपका ये कंटेंट एनसीईआरटी का होगा और इसी से रिलेटेड पॉइंट जो होंगे वो इस साइड में होगा। ओके, अच्छा इस साइड में एक और चीज़ लिखनी चाहिए, वो कौन सी चीज़ है, वो है इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट होता है। ओके, वैसे ही अगर मैं बात करूँ एड्स के लिए होता है एलिजा टेस्ट, मगर एलिजा जो होता है वो कन्फर्मेटरी नहीं होता, एड्स के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉट। ओके, वैसे टीबी के लिए टेस्ट होता है कौन सा, मॉन्टेक्स। ठीक है, तो आपको 3-4 टेस्ट के बारे में बता दिया मैंने, तो आप क्या करो यहाँ पे एक हेडिंग डालो टेस्ट। ठीक है, अब उस टेस्ट में क्या लिखोगे, एक साइड में लिखो विडाल टेस्ट, किसके लिए, टाइफाइड के लिए, फिर उसके नीचे लिखो टीबी, टीबी के लिए कौन सा, मॉन्टॉक्स टेस्ट। ठीक है, फिर उसके नीचे लिखो एड्स, एड्स के लिए एलिजा टेस्ट। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखो कन्फर्मेटरी कौन सा, वेस्टर्न ब्लॉट। तो ये क्या हुआ, ये टेस्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे, देखो उसके अगले 2 पेज के बाद एड्स होगा, ऐसा होगा, राइट। तो आपको एक इंफॉर्मेशन सारे टेस्ट एक ही जगह पे मिल गए, तो जब आप एग्जाम में पढ़ने जाएंगे तो आप सारे टेस्ट एक ही जगह पे पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप 10 पेज ढूंढ रहे हो, इसका टेस्ट किधर था, इसका टेस्ट किधर था, ऐसा नहीं होगा। समझने की बात है। तो ऐसे क्या करो, आप जितने भी स्पेसिफिक पॉइंट है उसको आप साइड में लिख लो और साथ ही साथ में कुछ बाहर के भी स्पेसिफिक पॉइंट है उसको भी आप साइड में लिख लो। तो ये तो रही कंटेंट से रिलेटेड बात कि आप कंटेंट को कैसे पढ़ेंगे। पहले क्या करेंगे, आप उस पर क्वेश्चन बनाना सीखो, कैसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं, अच्छा इस पर ये क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा इसका मतलब ये आ सकता है, पहली बात। फिर उसको आप हाईलाइट करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उससे रिलेटेड कोई जो आपने बाहर से ज्ञान लिया हुआ है, बाहरी मतलब समझ रहे हो ना, सिर्फ एनसीईआरटी से बाहर जो है उसको आप लिख लो। ठीक है, और साथ ही साथ में एनसीईआरटी के कंटेंट कहीं रिलेट करते, जैसे मैंने आपको टेस्ट वाले बताए, तो वो सारे टेस्ट को एक जगह लेके आ जाओ, ऐसा करो। और आपके एनसीईआरटी को थोड़ा गंदा दिखना चाहिए। गंदा दिखने का मतलब ये नहीं कि नाली में डाल दिया, ऐसा मत करना। गंदा मतलब यहाँ साइड में लिखो, यहाँ पे हाईलाइट करो ताकि आपको पता चले। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो ये तो रही कंटेंट वाली बात। अब हम बात करते हैं डायग्राम। डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार डायग्राम से कैसे क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल डायग्राम से क्वेश्चन आएगा। जो पहले मेंस हुआ करते थे, एआईपीएमटी जब नीट नहीं था, इसका नाम पहले एआईपीएमटी था, तो एआईपीएमटी प्री और मेंस होते थे। तो आप मेंस के कभी भी पेपर देखना, आप मेंस के पेपर में आप देखेंगे डायग्राम्स का बड़ा रोल हुआ करता था। डायग्राम्स के क्वेश्चन, बहुत सारे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे। अब डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपने अगर मैं बात करूं तो जो अपना रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म करके एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, आप देखेंगे उसमें, तो उसमें आप एक पूरा डायग्राम बना हुआ है, उसमें मैंने कैरा का एक डायग्राम उठाया। ठीक है, तो कैरा के डायग्राम में आप देखेंगे ऊपर जो होता है ऊगोनियम होता है और नीचे जो होता है एंथ्रीडियम होता है। ऐसा एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा ऊपर की जो मार्किंग थी वो क्या था, ऊगोनियम मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन, और नीचे की जो मार्किंग थी वो एंथ्रीडियम था यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन। ये सब पता होना चाहिए। अब क्या करेगा वो, आपको वही डायग्राम उठा के दे देगा, ऊपर को लिख देगा ए और नीचे को लिख देगा बी। ठीक है, तो आपको ए याद रहना चाहिए। अच्छा ए कौन था, ए तो फीमेल थी। अब इसको किसी भी ट्रिक से याद रख सकते हो। ठीक है, कि फीमेल मेल के ऊपर सोई हुई, कुछ भी याद रखो। समझ में आ रहा है? तो ऊगोनियम ऊपर था और एंथ्रीडियम नीचे था, ऐसा तुम याद रख सकते हो। एक तो ये हो गया कि भाई ठीक है, हमको नेमिंग याद रखनी, ऐसा समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले सारे जितने भी डायग्राम्स हैं उनकी नेमिंग को याद रखो। अब इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो कुछ और भी इससे रिलेट करते, जैसे डायग्राम से रिलेट करते, जैसे आपने ज्योमेट्रिक है तो ज्योमेट्रिक का उन्होंने जो कर्व बनाया वो सिग्मॉइड कर्व है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पहले उससे रिलेट करके पूछेंगे कि बताओ कौन सा कर्व है, ज्योमेट्रिक का कौन सा कर्व है, या ऐसे डायग्राम बना देंगे और बोलेंगे ये बताओ किसका कर्व है। तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे नेमिंग नहीं, यहाँ पे उससे रिलेटेड पॉइंट पता हो गए। अच्छा और क्या होता है, सिग्मॉइड होता है। तो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप उठा सकते हैं।
तो ये भी पॉइंट हो गया। तो डायग्राम को जरूर इंपॉर्टेंट समझ के पढ़ा करो, ठीक है, जरूर पढ़ा करो, डायग्राम मत छोड़ना। एग्जाम में है तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक और सबसे बड़ी बात होती है समरी। बहुत सारे बच्चे समरी को छोड़ देते हैं। समरी को मत छोड़ो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूँ, 12th की एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं डिस्कस करता हूँ। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके एक चैप्टर है 12th में, उस पर इनफर्टिलिटी के बारे में जब आप कंटेंट में जाएंगे तो कंटेंट में दिया है चीजें, राइट, मगर आप समरी में जब जाएंगे तो समरी में एक लाइन लिख रखी है कि हम जब 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं और फिर भी वो फीमेल कंसीव नहीं करती, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो इनफर्टाइल है। कहने का मतलब समझ रहे हो, मतलब 2 साल उसमें एक एज दी हुई कि 2 साल तक हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे लगातार और फिर भी बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो क्या है, इनफर्टिलिटी। और कहीं भी आप कंटेंट में ढूंढोगे तो वो 2 साल का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया, राइट, कि कितने साल तक ये इसका लिमिट है, राइट, तो आप कैसे करोगे? तो ये पॉइंट आपको कहाँ पे मिला, समरी पे। तो ऐसा मत सोचो कि एज इट इज जो कंटेंट था वही समरी में है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको समरी को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या बताई, मैंने आपको डायग्राम बताया, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कंटेंट बता दिया, कंटेंट कैसे आपको पढ़ना है वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, और साथ ही साथ में समरी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एमसीक्यूज लगाने, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाने की कोशिश करो, ओके। और एक चीज याद रखो कि एनसीईआरटी ही तुम्हारा गीता, रामायण, कुरान सब वही है। अगर तुमको सिलेक्शन लेना है तो मेरी एक बात का ध्यान रखो कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। नो डाउट आप पहले रेगुलर बुक्स पढ़ो, जो आपकी 11th 12th की बुक है, जिस भी बोर्ड से हो आप, वो पढ़ो पहले, ठीक है, फिर आप एनसीईआरटी को पढ़ो, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है। तो एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है वो पता चल गया आपको। हाँ, एक और चीज, आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, ठीक है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और ये देखो, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो यार सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब जरूर करो, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।